हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो आपका जो 12th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कराया था आदिल सर ने, राइट। तो आगे की वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अभी कुछ 1-2 दिन आपकी क्लासेस हम लेंगे, उसके बाद आदिल सर आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा, जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में आपने जो चैप्टर के अंदर पढ़ा रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। इस चैप्टर में आपने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। लाइफ स्पैन के बाद आपने फर्दर काहे के बारे में स्टडी किया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के टाइप्स को स्टडी किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन। उसके बारे में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके डिफरेंस वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं कि डिफरेंट मोड्स क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो विल स्टार्ट from asexual reproduction। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं asexual reproduction से। तो जैसे कि आपको पता है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल पेरेंट क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ बाई पेरेंटल। वहाँ हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या है कि 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मेल एंड 1 फीमेल। और यहाँ पर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी ओनली रिक्वायर 1 सिंगल पेरेंट दैट इज रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस करता है, दैट रिप्रोड्यूस, राइट। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू ऑल नो दैट इट इज यूनिपेरेंटल। ये कैसा है, यूनिपेरेंटल है, सिंगल पेरेंट की से हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी थी। इसमें जो बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है उनको हम क्लोन बोलते हैं, राइट। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके बनते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग या यंग वंस जो डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर। नाउ लेट्स सी how these organisms in asexual reproduction form। asexual reproduction में ये डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो, यानी जो ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फिजन। फिजन हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, राइट। फिजन मीन्स समथिंग इज टू बी स्प्लिट आउट। जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। व्हेन सम बॉडी इज स्प्लिट्स आउट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स और इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड एज फिजन। दैट स्प्लिटिंग, वो जो उनकी स्प्लिटिंग होती है उस स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। सो व्हाट इज फिजन? फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंटल बॉडी। जो पेरेंटल बॉडी है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 2 हाफ्स और मोर देन 2 हाफ्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज फिजन, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं, राइट। सो फिजन मीन्स स्प्लिटिंग when the parent body is split out into different parts। जब वो split हो जाती है, split का मतलब क्या होता है, fission। so it may be binary fission, it may be binary fission। what is binary fission? Binary means bi means 2, as you all know that bi means 2. So binary, in case of binary fission the parental body is divided into 2 equal
इक्वल हाफ्स। जो पेरेंटल बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 2 इक्वल हाफ्स में, एंड दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज फिजन और बाइनरी फिजन। लेट्स सी इन केस ऑफ अमीबा, paramecium, euglena, these are unicellular organisms, and these unicellular organisms were reproduced with the help of binary fission. In case of amoeba, what happens? Suppose this is amoeba. This amoeba act as a parent amoeba, right? This parent amoeba started to form a depression like this, right? Started to form a depression like this, and finally it deepens. Gradually that depressions were deep enough, and these parent amoeba will be split out into 2 different bodies, and now they were called as our daughter amoebas. Clear? So this is the process of fission or splitting. You see here, this is the parent amoeba, and this parent amoeba grows in size and split into 2 different daughter amoebas. Again these daughter amoebas do what? They grows in size, they become young and mature, and again they splits into 2 different amoebas. So this process is continuous. So it is regarded as, it is very interesting here, it is regarded as the organisms divide by binary fission. They were called as immortals. What they were called as? They were called as immortals. जो organisms binary fission के through reproduce करते हैं, उन organisms को हम क्या बोलते हैं? Immortals बोलते हैं. Immortal means अमर, which cannot die a natural death, जिसकी natural death नहीं होती है, उन organisms को हम क्या बोलते हैं? Immortals बोलते हैं. और वो organisms कौन से हैं? वो organisms हैं जो binary fission के through क्या करते हैं? Reproduce करते हैं. For example, amoeba, paramecium and euglena. Right? How they are immortal? Because suppose here is amoeba, ये amoeba है, parent amoeba, split हुआ 2 daughter amoeba में. Again these 2 daughter amoeba, again it grows in size, matures, and again it divides and form 2 daughter amoebas, right? And again these 2 daughter amoebas mature, grows in size, and again they divide, and then again and then again. So this process continues. So you have seen there, this parent amoeba does not die a natural death. इसकी कोई natural death नहीं होती, इसीलिए these animals were regarded as immortals. इसीलिए इन animals को क्या बोला जाता है? Immortals बोला जाता है, right? Natural death नहीं होती. Suppose if we just take this amoeba, अगर मैं इस amoeba को लूँ and crush this amoeba, it will die definitely, ये die हो जाएगा, लेकिन this death is not a natural death. लेकिन ये death जो होगी natural death नहीं होगी, बल्कि ये death कैसी होगी? This death is accidental death. If we crush this amoeba, it will die definitely, but it will not die a natural
नेचुरल डेथ, लेकिन इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी बिकॉज इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग. सो दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिवाइड बाय बाइनरी फिजन दे वर कॉल्ड एज इमॉर्टल्स. इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमॉर्टल्स बोलते हैं, जो बाइनरी फिजन के थ्रू हमारे क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट, इसी में ही एक और टाइप हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन इज सीन in case of plasmodium. Plasmodium is an malarial parasite. ये आपका एक malarial parasite है. It is also a protozoan which is called as plasmodium. In case of plasmodium, we will see, suppose this is the body of plasmodium. Here is the parent body of plasmodium. In this, suppose here it is a nucleus, right? So nucleus started to divide. Nucleus क्या करता है, divide करना start करता है, and it keeps on dividing without the division of cell. Cell is not dividing, only what happens, a nucleus is divided. So this is called as a nuclear division, right? So it means karyokinesis. Karyokinesis takes place, and this karyokinesis does not followed by the cytokinesis, and each nucleus surrounds by a little cytoplasm, और हर एक न्यूक्लियस के बाहर क्या इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा जो बाहर आपका साइटोप्लाज्म है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड फाइनली द वॉल, द आउटर बॉडी वॉल इज रप्चर, और आउटर बॉडी वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, एंड दीज न्यूक्लियाई कम आउट, और ये सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं, एंड ईच सिंगल न्यूक्लियाई विल ग्रो इन साइज एंड फॉर्म अ न्यू प्लाज्मोडियम, और हर एक न्यूक्लियाई डेवलप कर देता है एक न्यू पेरेंटल बॉडी. क्लियर हो गई बात? सो बाय दिस मैनर or this type of mode of asexual reproduction in which a number of individuals are formed with the help of fission, and such process is called as multiple fission, which is shown in case of plasmodium, जो हमें plasmodium के केस में देखने को मिलता है, right? So this is the first mode of asexual reproduction. तो ये asexual reproduction का क्या था, first mode था, जिसको हम क्या बोलते हैं, fission बोलते हैं. Fission means splitting. When some body is split out into different parts, that process is called as fission. It may be binary fission or it may be multiple fission. Binary fission means bi means two. When the body is divided into two equal half, जब कोई body दो equal half में divide होती है तो उस तरह के fission को हम क्या बोलते हैं, binary fission बोलते हैं, right? और ऐसे ही multiple fission है. Multiple fission में क्या होता है, हर एक न्यूक्लियाई डेवलप करता है, ठीक है, each nuclei which is divided inside the parental body, ठीक है, is capable of producing a new parental body. Such a division is called as multiple fission, और इस तरह के fission को या asexual reproduction को हम बोलते हैं multiple fission बोलते हैं, right? Suppose here I am taking the example of amoeba. In case of amoeba, it is simple binary fission. The binary fission may be very simple, right? From any plane, so it is simple. If you're talking about in case of euglena, right, or if you're talking about in case of paramecium, so the mode of binary fission little changes. Suppose here we have a euglena. Suppose this is the body of euglena. Here we have euglena or paramecium. Suppose that this is paramecium, so it will divide like this. So such a division is called as, what it is called as, it is a transverse division, right? And if we talking about in case of euglena, suppose तो euglena divide by this, so this is called as transverse binary fission, right? So on the behalf of the plane of division, plane of division के behalf पर हम लोग क्या करते हैं,
यानी जो बाइनरी फिजन है उसको यानी कैटेगराइज करते हैं। जैसे अमीबा के अंदर हमने देखा सिंपल इस प्लेन से हो रहा है, यानी कहीं से ही प्लेन से हमारा हो सकता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन बोल देते हैं। पैरामीशियम के केस में ये इस एंगल से हो रहा है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन बोल देते हैं या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोल देते हैं। यूग्लिना के केस में ये कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोल देते हैं इन केस ऑफ यूग्लिना, राइट। एंड इन केस ऑफ पैरामीशियम इट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, फर्स्ट मोड है। Now let's start with the second mode of asexual reproduction. Okay, so we'll start with the second mode of asexual reproduction, that is fragmentation. Right, so what is fragmentation? As you all know that fragment means pieces. In case of fragmentation, a parent body is break down into small pieces. फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाती है, नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और हर एक पीस जो यानी पेरेंटल बॉडी जितने भी पीसेस में डिवाइड होती है वो हर एक पीस क्या करता है, न्यू पेरेंटल बॉडी को क्या करता है, जनरेट करता है, राइट। इट एक्ट एज अ यंग वन, और वो एक यंग वन की तरह, एक न्यू इंडिविजुअल की तरह क्या करता है, एक डॉटर इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है, राइट। सो लेट्स सी, fragmentation means when the parental body is break down into smaller pieces and each piece is behave like a new individual, और हर एक पीस न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। So fragmentation is a second mode of reproduction which is seen in case of Spirogyra. Spirogyra is an unicellular alga. ये एक unicellular alga है, right? So the body is filamentous. इसकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक होती है। एंड दिस पेरेंटल बॉडी इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। इसकी जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल पीसेस में, राइट। So suppose this is the body and this break down into small pieces, और ये छोटे छोटे पीसेस में नेचुरली, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में। एंड ईच फ्रेगमेंट, दिस स्मॉल फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट इज बिहेव लाइक एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म का बिहेव करता है, इट ग्रोज इन साइज, राइट, एंड मैच्योर्स एंड एक्ट एज अ न्यू पेरेंट फिलामेंट। एक न्यू पेरेंटल फिलामेंटल स्पायरोगायरा की तरह ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इट इज द सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ प्लेनेरिया, राइट। ये हमें कहीं में देखने को मिलता है, प्लेनेरिया के केस में भी देखने को मिलता है। प्लेनेरिया इज अ वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। ये एक वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। इन केस ऑफ प्लेनेरिया अगेन द बॉडी इज फ्रेगमेंटेड, इट्स इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, right? Suppose this is one fragment, this is another, and each fragment is developed a new organism, और हर एक क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में अपने आप को डेवलप कर लेता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, और इस मोड को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? This is still a question mark whether in case of planaria, right, it is the natural breakdown or the natural fragmentation, right? Because in case of Spirogyra, this fragmentation is a natural process,
right? This filament, this parental spirogyres break down into small pieces naturally, but in case of planaria this process is not natural. It may be some accidental process. ये कोई accidental process हो सकता है कि कोई भी पीस एक small पीस में break down हो जाए और वो small पीस जो parental body से accidentally detach हुआ है वो regenerate कर जाता है new organism में. That's why this process is also called as regeneration in case of planaria. Clear? So this is the second mode. ये second mode है asexual reproduction का. Now let's jump to the third mode of asexual reproduction. अब हम बात करते हैं asexual reproduction के third mode की. चलिए. So let's see the third mode of asexual reproduction is we have budding. It is the third mode of asexual reproduction. What is budding? Budding is actually a outgrowth from the parent body. Right? It is an outgrowth from the parent body. राइट ये एक बडिंग क्या है, एक आउटग्रोथ है पेरेंटल बॉडी के अंदर. राइट एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड. और उसी आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं. बडिंग में बी ऑफ टू टाइप्स. ये हमारी दो तरह की हो सकती है. राइट इट मे बी एक्सोजीनस और इट मे बी एंडोजीनस. ये हमारी एक्सोजीनस भी हो सकती है और एंडोजीनस भी हो सकती है. राइट एक्सोजीनस मीन्स व्हेन द आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड आउटसाइड द पेरेंट बॉडी. जब आउटग्रोथ कहाँ होगी, पेरेंट बॉडी के आउटसाइड होगी यानी एक्सटर्नल होगी. दैट आउटग्रोथ और दैट बडिंग इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस बडिंग. Endogenous budding means when the bud or the outgrowth is formed inside the body. जब बॉडी के अंदर कोई आउटग्रोथ बनेगी, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, और बडिंग जब हमारे बड कहाँ फॉर्म होगी, इनसाइड द बॉडी फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजिनस बडिंग. सो नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एक्सोजिनस बडिंग. एक्सोजिनस बडिंग इज शोन इन केस ऑफ इन केस ऑफ यीस्ट. यीस्ट के केस में हमें क्या देखने को मिलती है, एक्सोजिनस बडिंग देखने के लिए मिलती है. सो सपोज दिस इज द यीस्ट सेल, वी नो दैट इज यूनिसेल्युलर फंजाई. राइट एंड स्मॉल outgrowth is coming out from the parent cell. right parent cell से और parent yeast cell से क्या होती है, एक small outgrowth निकलती है. this is an external outgrowth. right और external budding, that's why it is called as exogenous budding, क्योंकि ये parent body कहाँ है, बाहर है. so this is the parent body, ये parent body है and this we have a bud. right so what will happens, gradually suppose this we have a parent cell, this bud grows in size, और ये bud क्या हो जाती है, साइज में ग्रोज हो जाती है. and as it matures, और जैसे ही ये मैच्योर होती है, it will detach from the parent body, और ये parent body से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है. एंड इट एक्ट एज अ डॉटर इंडिविजुअल, और ये न्यू डॉटर इंडिविजुअल की तरह या न्यू इंडिविजुअल की तरह क्या करती है, एक्ट करती है. right so this process is called as exogenous budding which is seen in case of yeast, जो हमें काहे के केस में देखने को मिलता है, yeast के केस में देखने को मिलता है. या it is also seen in case of hydra.
और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हाइड्रा के केस में भी देखने को मिलता है. सो सपोज वी हैव अ हाइड्रा, दिस इज अ हाइड्रा, हियर इट हैज एन circular mouth and this is the tentacles. So this we have a hydra, right? So what do we see in case of hydra? A small outgrowth is coming out. एक small baby outgrowth क्या होती है, बाहर की तरफ देखने को मिलती है. It is a small outgrowth. So this is parent hydra or parent body, right? So and this is we have a bud, that is an outgrowth. Gradually this bud increase in size में increase करती है and matures और mature हो जाती है. After maturation it will detach from the parental body और parental body से maturation के बाद ये क्या हो जाती है, detach हो जाती है and it will enjoy an independent life as a new individual. और ये एक new individual की तरह एक independent life को क्या करती है, enjoy करती है, right? So these are the mode of asexual reproduction by budding. And the bud which is formed outside the parent body, और जो bud parent body के बाहर फॉर्म होती है, such a bud is called as exogenous budding. उस bud को हम क्या बोलते हैं, exogenous budding बोलते हैं. Now let's see the next, that is an endogenous budding. Endogenous budding में क्या होता है, the bud is developed inside the body. जो bud होती है वो body के अंदर क्या करती है, develop करती है. Let's see. It is found in case of sponges, that is spongilla. We take the example of spongilla. Spongilla is the only freshwater sponge. It is the only freshwater sponge. ठीक है, मोस्टली द स्पॉन्जेस आर मरीन बट स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो स्पॉन्जिला के केस में क्या होता है, लेट्स सी हाउ द बड इज एंडोजिनस. बड एंडोजिनस कैसे होती है, लेट्स सी. इन केस ऑफ स्पॉन्जिला, सपोज हियर दिस इज द बॉडी ऑफ स्पॉन्जिला, right? We know that sponges are vase shaped, right, attached on the substratum. Here we have an opening which is called as an osculum, right, and inside they have a cavity. अंदर में एक कैविटी होती है विच इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं. ये जो बाहर ओपनिंग है इसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, राइट. दिस इज एन आउटर सरफेस, आउटर लेयर, एंड दिस इज एन इनर कॉइनोडर्म, दिस इज आउटर पिनाकोडर्म. इनसाइड इट वी हैव अ आउटग्रोथ, राइट. A bird-like structures, they are inside the parent body. क्योंकि ये parent body के अंदर हैं, that's why such a budding is called as endogenous budding. And these structures were called as gemmules. और इन structure को हम लोग क्या बोलते हैं, gemmules बोलते हैं. What will happen actually? These gemmules were coming out with the help of osculum. This opening is called as osculum. इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, osculum बोलते हैं. इस ओपनिंग से ये जो जेम्यूल्स आपको दिख रहे हैं, एंडोजिनस बडिंग, ठीक है, ये जेम्यूल्स क्या कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं. These gemmules were coming out. ये जेम्यूल्स बाहर आ जाते हैं और किसी भी सबस्ट्रैटम के साथ, कोई भी सबस्ट्रैटम हो, ठीक है, उस पर आकर ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं. एंड आफ्टर अटैचिंग दे जनरेट अ न्यू बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, और एक न्यू स्पॉन्ज को ये लोग क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं. क्लियर? सो दिस प्रोसेस is called as endogenous budding, the formation of gemmules. Clear हो गई बात? If we see the structure of one gemmule, how it is formed the new body,
लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ जेम्यूल। जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इट हैज़ अ सेंट्रल सेल मास, इनके पास एक सेंट्रल सेल मास होता है। इट इज़ ऑल फिल्ड विद द सेल्स, ये पूरा आपका सेल्स से फिल्ड रहता है। ओके, द सेल्स आर टाइटली पैक्ड, ये सेल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स, क्लियर। And these cells were surrounded by an outer cemented or gelatinous substance which is protective in nature, which protect this internal mass, जो इस internal mass को क्या करके रखता है, protect करके रखता है, right? And this gelatinous mass has some spicules, right? It has some spicules, and here we have an opening by which it will attach to the substratum. So this is the structure of one gemule. तो ये कहाँ का स्ट्रक्चर है, आपके जेम्यूल का स्ट्रक्चर है, क्लियर। सो दीज आर spicules. This opening is called as micropyle, right? And these cells were called as archaeocytes, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं। एक्चुअली दीज आर्कियोसाइट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द न्यू स्पॉन्ज। तो होता क्या है, ये जो आपके जेम्यूल्स दिख रहे हैं, ये जेम्यूल्स फ्रॉम माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड से क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम में आकर चिपक जाते हैं, और दीज सेल्स वर फॉर्म द कंप्लीट बॉडी ऑफ द स्पॉन्जेस। और ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू स्पॉन्ज की बॉडी को, क्लियर। सो दिस इज द मोड ऑफ एंडोजिनस बडिंग, ये मोड है एंडोजिनस बडिंग का। हेयर द जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी of an organism, that is the sponges, clear. So this is the third mode of asexual reproduction. ये asexual reproduction का क्या है, third mode है। Let's jump to the fourth mode of asexual reproduction. Fourth mode of asexual reproduction is we have spore formation, right? In spore formation we see a certain spores which develop inside the parent body, जो parent body के अंदर क्या होते हैं, develop होते हैं, and these spores were reproductive in nature। और ये spores कैसे होते हैं, reproductive spores होते हैं, they reproduce or they generate the complete organism by detaching from the parent body। parent body से ये spores क्या हो जाते हैं, detach हो जाते हैं, और detach होने के बाद because they have the reproductive power, इनके पास reproductive power होती है, और ये reproduce करते हैं, यानी produce करते हैं एक new organism को। देखते हैं spore formation। This spore formation is seen in case of, किसके केस में देखने को मिलता है, let's talk about the zoospores. Zoospores are motile spores. These are motile reproductive spores. ये हमारे मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं जो मिलते हैं कहाँ में, इन क्लेमाइडो मोनास,
जो हमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड दीज जू स्पोर्स वर मोटाइल। वाई दे आर मोटाइल? बिकॉज दे हैव फ्लैजिला, क्योंकि इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ठीक है, दिस इज द लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, एंड ड्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला दे आर मोटाइल, दे मूव। ये क्या शो करते हैं? मोटाइल मीन्स मूवमेंट। ये क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। जू स्पोर्स आर केपेबल ऑफ मूविंग, क्योंकि ये मूवमेंट शो करते हैं जू स्पोर्स, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ के अंदर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर डेवलप होते हैं। एंड दे आर जू स्पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द न्यू बॉडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट इसमें हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज कोनिडिया। Right, conidia are also a spores, but they are non-motile spores. लेकिन ये कैसे स्पोर्स हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। क्लियर? दीज स्पोर्स आर नॉट मोटाइल, ये मोटाइल नहीं होते। इट मीन्स दे आर नॉट केपेबल ऑफ मूविंग, ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं। प्लस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोनिडिया, कोनिडिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन चेन फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं? चेन की फॉर्म में होते हैं। एंड दे आर सीन इन केस ऑफ पेनिसिलियम, और ये हमें कहाँ में देखने को मिलते हैं? पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ पेनिसिलियम एंड हेयर देयर इज अ चेन ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? चेन फॉर्म में हमें सर्कुलर फैशन में चेन देखने को मिलती है। एंड दीज स्पोर्स वर एक्चुअली कॉल्ड एज कोनिडिया, और इन्हीं स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। एज दे आर फॉर्म फ्रॉम हियर, ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं पेरेंटल बॉडी से, और हर एक कोनिडिया क्या करता है? न्यू पेनिसिलियम की बॉडी को जनरेट कर सकता है। So this is conidia and these are zoospores. These both are spores. So this is spore formation is the fourth mode, or these are the structures which are capable of reproducing asexually. जो asexually क्या कर सकते हैं? reproduce कर सकते हैं। Clear? Next एक mod और इसमें है, राइट, जो हमारा फिफ्थ मोड है, जो हमें देखने को मिलता है बेसिकली काहे के अंदर? इट विल फाउंड इन मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन। ये हमें काहे के अंदर देखने को मिलता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है। द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन इज ओपैलिना। ओपैलिना इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन, ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन है। ओपैलिना के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? सपोज हेयर दिस इज द बॉडी ऑफ ओपैलिना, ये ओपैलिना की बॉडी है, राइट। एज वी नो दैट ओपैलिना इज मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन है। सो इट मीन्स इट हैज़ सो मैनी न्यूक्लियाई, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose it has 8 nuclei, right? So it is multi-nucleated protozoan, Opalina. What will happen in case of Opalina if we just compare this with the binary fission? In case of binary fission, what will happens? Karyokinesis followed by cytokinesis. पहले karyokinesis होता है, karyokinesis means nucleus get divide and then cytokinesis cell will divide. But in case of Opalina और multinucleated protozoans, इनके केस में क्या होता है? The body is undergo repeated karyokinesis.
क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, राइट। बट दिस कैरियोकाइनेसिस इज नॉट, सॉरी, suppose this is the body, right, and it is multinucleated, right. Suppose we have a 5 nucleus in it, right. So this body is first divide by cytokinesis. तो यहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस ना होकर के क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है. सो सपोज here we have, this is the body, it will divide by cytokinesis, cells divide हो जाएगी, ये हो गया है साइटोकाइनेसिस, ठीक है. सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस हियर. सो व्हेन इट साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, जब साइटोकाइनेसिस होगा, वी हैव 3 न्यूक्लियस हियर एंड 3 न्यूक्लियस हियर. As we know that the material inside the cell is equally distributed, but sometimes it is not equally distributed. It is as usual. After that we have karyokinesis. So here in this case cytokinesis is followed by karyokinesis. यहाँ पे जो cytokinesis है वो followed होता है कहाँ से? karyokinesis से. But if we talking about the normal fission, अगर हम fission की बात करते हैं तो वहाँ पर karyokinesis पहले होता है, cytokinesis बाद में होता है. अब यहाँ पर because we know that asexual reproduction में पेरेंट से जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं. दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. अपने पेरेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी. शुड दीज टू वर द आइडेंटिकल ऑफ इट पेरेंट, क्या ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हैं? सो द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज हेयर वी हैव 1 2 3 4 5 and 6 न्यूक्लियस एंड हेयर वी हैव ओनली 3 न्यूक्लियस. सो दीज टू सेल्स वर फर्दर शोज कैरियोकाइनेसिस. इन दोनों में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा. Karyokinesis is the division of nucleus. It means these nucleus will get divided, right, and they attain the same nuclear number as in parent cell. और ये बिल्कुल वही सेम पेरेंट नंबर को क्या करेंगे? न्यूक्लियर नंबर को फॉलो करेंगे जो इनके पेरेंट के अंदर था. So here cytokinesis is followed by karyokinesis. So this is the 5th mode of asexual reproduction in case of organisms. Clear? So here अभी तक आपने देखा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स देखे. फिजन देखा, बडिंग देखा, एक्सोजिनस बडिंग देखी, राइट, एंडोजिनस बडिंग को देखा, ठीक है, मल्टीपल फिजन देखा, बाइनरी फिजन देखा, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन देखा, स्पोर फॉर्मेशन देखा, प्रोसेस देखा हमने काहे के अंदर? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर. हेयर साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. तो ये हमारे क्या थे? दीज आर द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एसेक्सुअल मोड के क्या हैं? रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल. क्लियर? सो अभी तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा बुक से. ऑल द बेस्ट.